हाय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो नाइन्थ ग्रेड की जो पुस्तक है हिंदी की, वो स्पर्श और संचयन से बदल करके गंगा हो गई है। तो उसी क्रम में गंगा पुस्तक का पहला पाठ है प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा। ये दो बैलों के बारे में है, दो बैलों की एक कहानी है। और एक्चुअली में जो प्रेमचंद थे, प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में और ये बहुत ही अच्छे रचनाकार थे। इनकी कहानियां बहुत सारी हैं। इनकी सारी कहानियों को एक पुस्तक में रखा गया है जिसका नाम है मानसरोवर, और उसके 8 पार्टीशंस हैं। ठीक है। उनके बहुत सारी रचनाएं थी, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, और भी बहुत सारी। और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है ना, वो सभी किसानों पर, मजदूरों पर, दलित वर्ग यानी गरीब लोगों पर, स्त्रियों पर, आजादी आंदोलन के लिए इनकी जो रचनाएं थी उनके मूल विषय यही थे, मेन सब्जेक्ट यही थे। जो दो बैलों की कथा है, कहानी, उसमें प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से बताया है। मतलब किसानों का जो जीवन होता है वो डायरेक्ट पशुओं से कैसे जुड़ा हुआ होता है। डेफिनेटली ना, जैसे खेत भी अगर किसान को जोतने हैं तो उसे बैल चाहिए, दूध दुहना है तो उसे गाय चाहिए, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्सपेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे किसानों का डायरेक्ट पशुओं के साथ एक संबंध होता है। और वो संबंध सिर्फ इतना ही नहीं होता कि ये पशु है, वहां एक भावात्मक टर्न भी आ जाता है, इमोशनली टच भी आता है। और उसी को मार्मिक ढंग से बताया गया है। इमोशनली, मार्मिक मतलब इमोशनली, ढंग इज वे। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती है। स्वतंत्रता मतलब आजादी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। सहज, आसानी से, संघर्ष इज स्ट्रगल, उसके लिए बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। परोक्ष रूप का मतलब होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली ये जो कहानी है वो स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। भावना से जुड़ी है, स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़ी हुई है, बट इसकी फीलिंग से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र, हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया है और आगे बढ़ाया है। कुछ कुछ सिमिलर स्टोरीज हैं पंचतंत्र और हितोपदेश में। ठीक है, तो पाठ की शुरुआत करते हैं दो बैलों की कथा से। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब है जिसमें बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। जो जब हम जैसे किसी भी व्यक्ति को हम बेवकूफ कहना होता है अरे तुम तो गधे हो, राइट। तो इसका मतलब उसमें कोई बुद्धि नहीं है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। इसका मतलब कि जब हम आदमी को परले दर्जे का मतलब कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास का, बिल्कुल ही गिरे हुए क्लास का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं तुम गधे हो। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने यह पदवी उसको दी है? क्या सचमुच, लेखक का प्रश्न है कि क्या सचमुच गधा बेवकूफ है या जो उसमें सीधापन है वो बहुत ही इनोसेंट है, उसकी सहिष्णुता, वो सबको इक्वली समझता है, उसके कारण उसको गधा कहा जाता है, बेवकूफ कहा जाता है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। मीन्स जो गाय होती है वो सींग यानी जो उसके थॉर्न होते हैं वो उससे कभी कभी जो उसके पास आता है छिड़खानी उससे करता है, उसको मारती है। और जो ब्याई हुई गाय होती है यानी कि जो गायों को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है वो तो ऐसे भी बहुत तेजी से मारती हैं, सींग मतलब सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं, शेरनी, ठीक है, शेरनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसको भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती है। जो गधा होता है ना,
उसको कभी कोई गुस्सा नहीं आता है। गरीब किसको कहा है यहाँ पे? गधे को कहा है कि वो जो गधा होता है वो इतना गरीब होता है कि उसको जितना चाहे मारो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सामने अगर सड़ी हुई ग्रास भी डाल दो तो वो आसानी से खा लेता है, उस चेहरे पर शिकन तक नहीं लाता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल करता हो, कुलेल का मतलब आवाज निकालता है, वैशाख यानी गर्मी में, वैशाख इज अ हिंदी मंथ नेम, पर हमें तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से बना रहता है। विषाद का मतलब दुख, स्थायी मतलब टेम्परेरली, सॉरी परमानेंट, परमानेंट दुख उसके चेहरे पर परमानेंटली बना रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पहुंच गए हैं, फिर भी आदमी उसको बेवकूफ समझता है। ऋषि मुनियों का भी तो यही है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ उनको दे नहीं दे, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो जो भावना फीलिंग है उनके फेस पर, वो बिल्कुल शांत रहती है। ठीक है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा होगा। सद्गुणों यानी उसमें गधे में जितने गुण हैं कि वो किसी को कुछ कहता नहीं है, किसी को मारता नहीं है, कोई उसके अंदर असंतुष्टि नहीं है, तो ये जो सद्गुण है, ऐसा सद्गुण किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको बेवकूफ कहते हैं, इसलिए उसका अनादर करते हैं। तो ऐसा अनादर लेखक ने कहीं देखा नहीं। कदाचित कभी ऐसा नहीं कि सीधापन समाज संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कदाचित, कदाचित मतलब हो सकता है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए, कुसमय मतलब खराब समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुन करके फिर भी चुप रहते हैं, गम खा जाते हैं, चुप रहते हैं, फिर भी बदनाम है। कौन? भारतीय। और इसी कारण से उनको अफ्रीका में उनकी दुर्दशा हो रही है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे आदर्श मतलब कि आइडियल, अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। मीन्स अक्सर ये होता है कि जिसको हम खराब समझते हैं ना, मतलब जिसको हम सीधा समझते हैं, उसी को ज्यादा जुल्म ढाया जाता है। अगर अगर जो व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल सीधा साधा सा है, उसको हम बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अगर वो व्यक्ति पलट के आपको जवाब देने लग जाए तो शायद आप अपना उसको कहना कम कर दें। ठीक है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन सभ्य जातियों में गिनने योग्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और है, और उसे उससे कम ही गधा है, पर वह है बैल, जिसे अर्थ में, बैल का मतलब ऑक्स, जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी अर्थ, मिलते जुलते अर्थ में हम कहते हैं बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ इसी को कहा जाता है, ऑक्स को। बछिया होता है काऊ का बच्चा। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, लेकिन अड़ियर बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतः मतलब इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। गधे से नीचा है क्योंकि बैल जो है वो कभी कभी मार देता है, लेकिन गधा जो है कभी नहीं मारता है। तो जो बेवकूफ है उसकी स्केल अगर देखी जाए तो उसमें नंबर 1 पे है गधा और नंबर 2 पे है बैल। झूरी एक किसान का नाम है। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। उसके पास 2 बैल थे, 2 ऑक्स थे, हीरा और मोती। एक का नाम हीरा था, दूसरे का नाम मोती था। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई एक कास्ट होती है जो जानवरों में, ये बैलों में पाई जाती है। देखने में ये लोग सुंदर होते हैं, काम में बहुत फुर्तीले होते हैं, बट डील में ऊंचे ऊंचे, डील मतलब ऊंचाई में जो उनकी हाइट होती है वो बहुत ऊंची होती है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों एकदम भाई की तरह रहने लग गए। दोनों आमने सामने आसपास बैठे एक दूसरे को मूक भाषा में, मीन्स साइलेंटली, बोल तो सकते नहीं थे बट साइलेंटली विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय का मतलब होता है अपने थॉट्स को एक दूसरे को शेयर करते थे साइलेंटली। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, सीक्रेट पावर, जिससे जीवों में श्रेष्ठता, जीवों में मतलब जो लिविंग
जो भी हैं मनुष्य या एनिमल, उनमें श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो मनुष्य है, कहा जाता है कि मनुष्य एकदम श्रेष्ठ है, बेस्ट है। बट जो मनुष्य, जो उन दोनों को देख करके लगता था कि नहीं, मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, चाट कर मतलब जीभ से टच करके, और सूंघ कर मतलब नाक से सांस लेकर के दोनों अपना प्रेम प्रकट करते थे। और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं बल्कि केवल विनोद के भाव से। मतलब दोनों एक दूसरे को सींग मिलाते थे, और इसलिए नहीं मिलाते थे कि दोनों लड़ाई करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए मिलाते थे क्योंकि वो दोनों आपस में प्रेम करते थे, आत्मीयता के भाव के कारण। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है तो धौले धप्पा होने लगता है। मतलब जो दोस्त जो होते हैं ना, अगर वो क्लोज होने लग जाते हैं दोस्त लोग, तो फिर उनके बीच में एकदम अच्छे से घनिष्ठता आ जाती है। दोनों या जो भी जो दोस्त बने हैं वो आपस में एक दूसरे से तू तड़ाके से भी बात करने लग जाते हैं, उनमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं रह जाती है। इसके बिना दोस्ती कोई कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर घनिष्ठता नहीं है दोस्तों के बीच में, तो दोस्ती में जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर रहता है, राइट? और उस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। होता है ना, हमारे जब आप स्कूल में जाते हो, क्लास में आपके बहुत सारी क्लास आपकी फ्रेंड ही होती है एक तरीके से, राइट। लेकिन उन फ्रेंड्स में भी, उन सब में भी एक ऐसा होता है, दो ऐसे होते हैं बच्चे जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, हमेशा आप उन पे विश्वास कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते। बट दोस्ती तो वो दुश्मन थोड़ी है, बट दोस्ती उनमें भी है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, जब इन दोनों बैलों को गाड़ी में बांध दिया जाता था और ये जब जोतते थे, जमीन को जोतना होता है, जमीन को जोतना मतलब जमीन को खोदना, डिग करना। और वो एक हाथ से अगर डिग करेगा किसान तो बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए पशुओं के पीछे गाड़ी बांध दी जाती है और उसी के साथ डिग किया जाता है। जिस वक्त ये दोनों बैल जोतते जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते थे, एक दूसरे से हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ये सोचते थे कि वो इतना ज्यादा बोझ क्यों उठा रहा है, मैं ही उठा लेता हूँ। दिन भर के बाद दोपहर या शाम को दोनों खुलते थे और एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे, एक दूसरे को हग करके अपनी थकान मिटा लेते थे। और नांद में भली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों उठते थे, साथ नांद में मुंह डालते थे, साथ ही बैठते। नांद होता है एक बड़ा सा बिग पॉट जिसमें उनका खाना होता है। खाना क्या होता है? खली और भूसा, जो गाय और बैलों को दिया जाता है। तो जो नांद में खली और भूसा होता था, दोनों एक दूसरे के एक साथ मुंह डालते थे, एक साथ बैठते थे और खाते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है, कोइंसिडेंट है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। गोई को ससुराल भेज दिया मतलब दोनों को, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। तो बैलों को मालूम कि वो क्यों जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मालिक ने हमको बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई मतलब वो दोनों की जो जोड़ी थी ना, उनको जो उनका साला आया था, साला मतलब गोई, ये जो झूरी है इसके वाइफ का भाई, वो उनको लेने के लिए आया था। और जब वो लेने के लिए उनको आया और लेके जब जा रहा था घर तक, तो उसको दांतों पसीने आ गए क्योंकि उन दोनों ने उनको बहुत परेशान किया, हीरा और मोती ने। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता। पगैया मतलब वो जो उनका पैर पकड़ के अगर उनको आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। हुकारते का मतलब अपनी भाषा में वो बोलते। अगर ईश्वर ने उनको वाणी दी होती, अगर उनको बोलने की शक्ति दी होती, तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम कर देते, पर तुम हमें निकाल क्यों रहे हो। हमें तो तुम्हारी चाकसी में मर जाना कबूल था। चाकसी मतलब नौकरी। हम तो तुम्हारी नौकरी में मर भी जाना हमें एक्सेप्ट था। कबूल था इज एक्सेप्ट था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की।
दाने चारे की शिकायत का मतलब कभी ये नहीं कहा कि तुमने हमें कम खाना दिया या ज्यादा खाना हमें चाहिए, ऐसा हमने कभी कुछ कहा ही नहीं। तुमने जो भी दिया हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? क्योंकि वो उनको थोड़ा मारता था। संध्या समय में, शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, उनका दिल बहुत दुखी था। जिसे उन्होंने अपना समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। कौन? झूरी। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उनको बेगाने लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा का मतलब साइलेंटली उन्होंने आपस में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों से तिरछी निगाह से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। सोता पड़ गया मतलब जब गांव के सब लोग सो गए थे तो दोनों ने जोर मारा और पगहे तुड़ा डाले। पगहे तुड़ा डाले मतलब जो उनकी जो रस्सी थी उनको बांधने के लिए, उसको तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी और एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी पर, वहां जो उनकी जगह होती है उस पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। मतलब वो प्यार भी करते हैं और एक दूसरे को और उसको झूरी को विद्रोह से लड़ना भी चाहते हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से उनको गले लगाया और चुंबन यानी किस किया। और यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजाकर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी जो पहले नहीं हुई थी। अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले नहीं हुई थी बट फिर भी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पे ये कहा है अभूतपूर्व नहीं होने पर, मतलब पहले भी ऐसा हुआ होगा बट ये बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंत्रण पत्र देना चाहिए। यानी कि जो बाल सभा होती थी ना, बच्चों की पहले मीटिंग हुआ करती थी हर जगह पे, स्कूलों में भी बाल सभा होती थी, तो उसमें निश्चय किया गया कि दोनों पशु वीरों, कौन थे पशुवीर? मोती और हीरा, उनको एक पत्र दिया जाएगा। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने कहा, इतनी दूर से दोनों अकेले चल आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, ये तो जन्म के आदमी है। इनका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। मतलब इनके अगेंस्ट जाने का किसी को करेज ही नहीं हुआ, किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की स्त्री, जो झूरी था ना उसका जो मालिक था, उसकी वाइफ, उसने जब बैलों को वहां देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम बैल एक तरीके से गाली है जो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ही नमक हराम है, क्योंकि हमने इनको कहा वहां जाने के लिए, वापस यहाँ आ गए और कि एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भाग आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप नहीं सुन पाया। आक्षेप मतलब यह ब्लेम नहीं सुन पाया। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? नमक हराम थोड़ी है ये, इनको खाना नहीं दिया होगा तो ये बेचारे क्या करते? स्त्री ने रौब से कहा, गुस्से से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खाना खिलाते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते होंगे। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, बोली, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। जैसे तुम बुद्धू हो और तुम बुद्धुओं की तरह बैलों को प्यार करते हो, खिलाते हो, रगड़कर जोतते हो। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले होंगे। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। और वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा, मजूर मतलब वहां जो नौकर था जो उनको भूसा और खली देता था, उसको ताकीद मतलब यह हिदायत दी गई, यह सलाह दी गई, ऑर्डर दिया गया कि बैलों को केवल सूखा भूसा दिया जाए।
बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका था, क्योंकि खली डलती है तब उनको थोड़ा अच्छा लगता है। ना चिकनाहट थी, ना कोई रस था, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, नौकर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मालकिन मुझे ही डांटेंगी मालिक। चुरा कर डाला। ना दादा, मुझे मुझे पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, मतलब ठीक है मैं चुरा के तो डाल दूंगा, लेकिन फिर तुम पीछे से उन्हीं की साइड लोगे। ठीक है बच्चों, तो अभी फर्स्ट जो दृश्य था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड दृश्य के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा दोबारा पाठ आसानी से। मुझे पूरी पूरी आशा है मेरे बच्चों आपको पाठ समझ में आ जाएगा।